नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं द एंड फॉर्मूला रिवीजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी हमारा सीपीओ का और सीएचएसएल का पेपर है, 1-2 दिन के अंदर ही है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एडवांस मैथ के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, उन सभी का रिवीजन कर रहे हैं। गणित का डर खत्म करेंगे। चलो चलते हैं सबसे पहले अलजेब्रा की तरफ। देखो, अलजेब्रा में जो महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज होती हैं, सबसे पहले आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें अलजेब्रा की, दो आइडेंटिटी होती हैं। एक होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है बच्चों हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूं बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम बात करें a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो वो होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटी होती है हमारे पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए। अगर हमने यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन जाता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये चीज कहां पे यूज होती है, ये फॉर्मूला जब यूज होता है जब आपसे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जाए और आपको a प्लस बी की वैल्यू दी गई हो और ए बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी हो, तो बच्चे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। इस फॉर्मूले में सबसे बढ़िया है आपका टाइम बचेगा। आप इस चीज को याद रखिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसके बाद दूसरी चीज आती है बच्चों, पहला आइडेंटिटी थी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहली क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी इंपॉर्टेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरी क्या होती है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसे क्या बोलते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, ये दो आइडेंटिटी होती है हमारे पास। अगर मैं इसको मान लूं अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लूं इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड करने से क्या आएगा बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये बराबर आ जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अगर हम बात करें इसकी तो एक नई आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा बच्चों आपके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन जाती है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे आपको एक एग्जांपल देके बता देते हैं। आपको बोल दिया कि 107 का होल स्क्वायर, ठीक है, देखिए आपको क्या बोल दिया गया, आपको बोल दिया गया, जैसे एक एग्जांपल दे दिया गया कि 103 प्लस 107 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस में दे दिया 103 माइनस 107 का होल स्क्वायर, अपॉन में दे दिया 103 का स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे दिया, प्लस में 107 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी 2 के। सिंपल सी चीज है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों दूसरी चीज। दूसरी चीज क्या होती है, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4। आपने क्या चीज याद रखनी है, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी आइडेंटिटीज की तरफ। देखो सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है, सबसे पहली आइडेंटिटी हमें यही बताती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं बात करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। और एक आइडेंटिटी होती है बच्चों आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होती है, ये होती है हमारी a प्लस बी के इंटू a माइनस बी के बराबर होती है। ये आपने याद रखनी है। जैसे कि मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलती है बच्चों, इसकी वैल्यू निकलती है x प्लस 1 बाय एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 1 बाय एक्स से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 1 बाय एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस 1 बाय एक्स से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये चीज बहुत बार पूछी गई है पेपर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है बच्चों एक
ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर हम बात करें ए प्लस बी के होल क्यूब की तो वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। अगर इसी में हम बात करें ए माइनस बी का होल क्यूब तो वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। देखो कई बच्चों को दिक्कत होती है भाई याद कैसे रखें, तो प्लस वाले में सारे साइन प्लस कर दीजिए और माइनस वाले में सारे साइन माइनस कर दीजिए, ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद अगली चीज आती है बच्चों हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसके बारे में बता देते हैं आपको। देखो होता क्या है, देखो एक आता है हमारे पास, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। ठीक है, क्या होता है, ये होता है। अगर मैं बात करूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चों हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो अब याद कैसे रखना है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि प्लस माइनस याद कैसे रखें। तो अगर आपका प्लस है तो बाहर आप प्लस रखिए और अंदर उसको माइनस में ले जाइए, माइनस ए बी। ठीक है, अगर बाहर माइनस है तो बाहर माइनस रखिए और उसको अंदर क्या करके लेके जाइए, प्लस का करके लेके जाइए, प्लस का ए बी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो कि पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कैसे पूछेगा, आपसे पूछ लेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताइए। अगर आपको ए प्लस बी क्या हो, गिवन हो, और आपको ए बी की वैल्यू क्या हो, गिवन हो, तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं देख लीजिए। जैसे आपको मान लो दे रखा है ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू मान लीजिए 6 दे रखी है और ए बी की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, कुछ भी मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहां से अगर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो 6 का स्क्वायर 36 किसके बराबर हो जाता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए बी की वैल्यू 2 है, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, इधर आके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 32, यहां पे पुट कर दीजिए 32, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये हमें निकालना है। ये एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है। नहीं यकीन होता तो पेपर में जाके देख लेना, ये चीज याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों के दोनों फॉर्मूले। ठीक है, मैंने बता दिया कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे उसको सोल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। देखो उसके बाद आता है x प्लस 1 बाई एक्स। देखो इसको भी समझा देता हूं। हमारे पास 2 चीजें आती हैं अलजेब्रा में, मेन होती हैं, वैसे तो 4 चीजें होती हैं पर 2-2 करके समझेंगे। देखो सबसे पहले 2 चीजें क्या आती हैं बच्चों, सबसे पहले 2 चीजें आती हैं हमारे पास, देख लीजिए। अगर आपको x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी हो, 2 दे रखी हो, और दूसरी चीज होती है प्यारे बच्चों x प्लस 1 बाई एक्स की क्या वैल्यू दे रखी हो, -2 दे रखी हो। ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी हो, 2 दे रखी हो और -2 दे रखी हो। तो सबसे पहले बच्चों यहां 2 दिया गया है तो आप क्या कीजिए, x को 1 पुट कर लीजिए। अगर यहां 1 पुट करेंगे तो 1, यहां भी करेंगे तो +1, ये बराबर हो गया 2 के, तो ये हमारा LHS RHS के बराबर हो गया। तो जब भी आपको x प्लस 1 बाई एक्स 2 दे रखा हो तो आपने क्या करना है, आपने x की वैल्यू 1 रख लेनी है। और जब भी आपको x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू -2 दे रखी होती है बच्चों, तो आपने x की वैल्यू क्या पुट कर लेनी है, -1 पुट कर लेनी है, क्योंकि यहां पे पुट करोगे तो -1 बराबर हो जाएगा -2 के। ठीक है, ये चीज आई समझ में। जब भी आपको x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 दे रखी हो तो x की वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, और जब भी x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू -2 दे रखी हो तो बच्चों आप -1 पुट कर लीजिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा बच्चों, क्वेश्चन आपसे पूछेगा x की पावर 97 1 अपॉन x की पावर 108, इसकी वैल्यू बताइए बच्चों। जब बच्चों x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी भी 2 हो जाएगी, ये भी 1 और ये भी 1, 1 जमा 1 2 हो जाएगा अपने पास। लेकिन यहां याद रखना है x की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, -1 है। अगर -1 की पावर में क्या करता हूं, ओड करता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा। और -1 की पावर अगर हम इवन करते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन मैं इसमें आपसे पूछ लूं कि x की पावर 97 प्लस 1 अपॉन x की पावर 108 बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि -1 की पावर बच्चों 97 करोगे, ओड है तो -1 आएगा, और -1 की पावर आप 108 करोगे, इवन है तो प्लस का 1 आएगा। -1 + 1 0 बटे सन्नाटा, तो ये क्या हो जाएगा,
0 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये दो चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। पहली क्या है, अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी हो, 2 दे रखी हो, और दूसरी है x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको -2 दे रखी हो। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या था। देखो यही चीज बताई गई है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 है तो x को 1 रख लीजिए, और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -2 है तो बच्चों x को -1 रख लीजिए। उसके बाद ये p वाला है, इसको भी समझा देते हैं एक बार। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, वहां से भी पढ़ सकते हैं आप। देखो एक चीज होती है, क्या होती है, अगर आपको दिया गया है x प्लस वन बाई एक्स, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, p दे रखी है, और आपसे पूछा गया है x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू बताइए। ठीक है, एक होता है x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, p दे रखी है। एक आप बताइए x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आप हमको बताइए। ठीक है, देखो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें पावर सेम होती है, जैसे यहां और यहां पावर सेम है, बस साइन अलग होगा। साइन कैसे अलग होगा मैं बता देता हूं। क्वेश्चन पूछता है आपको, अगर x प्लस वन बाई एक्स दे रखा है तो आपसे पूछेगा x माइनस वन बाई एक्स। अगर आपको x माइनस वन बाई एक्स दे रखा है बच्चों तो आपसे पूछेगा x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पूछेगा। हमने जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है, हमसे क्या पूछा गया है, माइनस पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट पी स्क्वायर। माइनस पूछा गया है तो माइनस का 4 कर दीजिए, और बच्चों हमसे प्लस पूछा गया है तो पी स्क्वायर प्लस का 4 इसका अंडर रूट आप कर दीजिए। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसमें क्या होता है, अगर प्लस देगा ना पेपर में, मान लीजिए आपको पेपर में गिवन है प्लस, तो आपसे 100% पूछेगा माइनस। क्या पूछेगा, माइनस पूछेगा। और अगर आपसे माइनस गिवन है तो आपसे प्लस पूछेगा। हमने जो चीज याद रखनी है वो इतनी सी याद रखनी है, जो साइन हमसे पूछा जाएगा उसी साइन को अंदर टिका देंगे। जैसे पी स्क्वायर -4 और प्लस पूछा गया है तो बच्चों अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का 4, इसको हम एज इट इज रख देंगे। साइन देख लेना, प्लस पूछा जाए तो बच्चों प्लस, और माइनस पूछा जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। देखो यही चीज इसमें बता रखी है, अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, p दे रखी है, और आपसे x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पूछ रखी है, तो वो हो जाएगी हमारी अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर -4। अगर आपसे माइनस पूछ रखी है तो माइनस, अगर यहां आपसे प्लस पूछ लेता तो बच्चों हमारे पास हो जाता अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास क्या हो जाता अंडर रूट का पी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए दो चीजें ये इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली तो हमने क्या पढ़ी थी बच्चों, पहले हमने पढ़ी थी कि अगर हमें क्या दे रखा हो, अगर हमें दे रखा हो कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 दे रखी हो और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √3 दे रखी हो। बच्चों दो चीजें मैंने बताई थी, अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी हो, 2 दे रखी हो, और एक बताई थी x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी हो, -2 दे रखी हो। यहां आप -2 में डायरेक्ट x की वैल्यू -1 पुट कीजिए, और +2 में डायरेक्ट x की वैल्यू +1 पुट कीजिए। ये दो चीजें मैं आपको बता चुका। अब बच्चों क्या दे रखा है, अब दे रखा है अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो आपका क्या होगा, x क्यूब बराबर होगा -1 के, और x की पावर 3 प्लस x की पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है x की पावर 0 क्या होती है बच्चों, 1, किसी भी चीज की पावर 0 1 हो जाएगी, तो यहां से x क्यूब क्या आ जाएगा हमारा -1 के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब है जैसे आपको दे रखा है x की 6 प्लस x की 3, तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, 3 का डिफरेंस है बच्चों, तो इनका मान क्या हो जाएगा 0। और 0 कब होगा, जब आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी होगी, 1 दे रखी होगी। ठीक है, ये चीज आई समझ में। जब x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी होगी, 1 दे रखी होगी, तो x की 6 प्लस x की 3 आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी हो, अगर आपको √3 दे रखी हो। जब बच्चों √3 दी जाएगी तो x की पावर 6 हो जाएगी -1। आपने याद रखना है जब 1 दे रखी होगी तो x की 3 बराबर -1, और जब आपको √3 दे रखी होगी तो x की 6 बराबर किसके हो जाएगी, -1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये चारों चीज आपने याद रखनी है। एक तो ये 2 वाली, -2 वाली, और एक ये 1 वाली, और एक ये √3 वाली, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब मैंने बताया था, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अगर हम बात करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, उसके बाद आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, एक मिनट रुकिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देते हैं, देखिए देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स का मान क्या दे रखा हो, x प्लस वन बाई एक्स का मान दे रखा हो, अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी हो, p दे रखी हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर माइनस टू। देखो हम ज्यादातर याद रखते हैं हमारे पास क्या होता है, p स्क्वायर माइनस टू, लेकिन इसकी वैल्यू होती है बच्चों p स्क्वायर माइनस का 2ab। जैसे यहाँ ए बी है, देखो इसको सोल्व करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ये आ जाएगा प्लस का 2ab, ये आ जाएगा x और 1 बाय एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? p स्क्वायर। x से x कट गया, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई p स्क्वायर का माइनस का 2। यहाँ ab की वैल्यू 1 होती है बच्चों, याद रखिएगा ab की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, इसलिए यहाँ 2 आता है। अगर ab की वैल्यू आपकी डिफरेंट आ जाएगी तो आपका फॉर्मूला बनेगा p स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपने याद रखना है। ठीक है, देखो बच्चों ये चीज आपको समझ में आई गई होगी कि x की पावर n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n p दे दी जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास p की स्क्वायर माइनस 4 प्लस दे दी जाए तो प्लस का 4। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखो बच्चों अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि x प्लस वन बाई एक्स आपको क्या दे दिया जाए? 2 दे दिया जाए। अभी एक चीज समझाई थी, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर आपको 2 दे दी जाए, और एक होता है x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको माइनस 2 दे दी जाए। 2 देगा तो x की वैल्यू 1 और माइनस 2 देगा तो x की वैल्यू माइनस 1। ठीक है, ये होती है हमारी दो चीजें। और उसके बाद आता है, अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स 1 दे दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? x की क्यूब माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 के, जो कि यहां आप देख सकते हैं x की क्यूब प्लस 1 0 के, और x की क्यूब हो जाएगा आपका माइनस 1 के। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों कि x की क्यूब प्लस x की पावर 0। देखो x की पावर 0 क्या हो जाती है? किसी भी चीज की पावर 0 1 हो जाती है, वो बराबर होगा 0 के, तो x की क्यूब क्या आ गई? माइनस का 1 आ गई। मतलब जैसे आपको दे दिया जाए x की पावर 6 प्लस x की पावर 3, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये चीज हमने देख ली, 0 और 3, मतलब जहां भी पावर में 3 का डिफरेंस आ जाए उसका आंसर आप क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं। ये तो है हमारी पहली चीज कि अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स 1 दे दिया जाए तो x की क्यूब बराबर हो जाती है माइनस 1 के। और दूसरी चीज होती है बच्चों, अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या दे दी जाए? √3 दे दी जाए तो x की पावर 6 बराबर हो जाती है माइनस 1 के। उसमें आपका क्या हो जाएगा? x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये चारों चीजें याद रखनी है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है, ये नहीं घुमा फिरा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। जैसे x प्लस वन बाई एक्स की पावर दे दी आपको, 1 दे दिया, x प्लस वन बाई एक्स √3 दे दिया, 2 दे दिया और माइनस 2 दे दिया, बिल्कुल डायरेक्ट ये चीज पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार। देखो बच्चों अब आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये चीज हमने पढ़ ली, ये दोनों हम पढ़ चुके, अच्छे से समझा चुका। याद कैसे रखना है? a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसके बाद आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये दोनों मैं आपको बता चुका। उसके बाद आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चों ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस 2bc प्लस 2ca। 2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। ठीक है, ये हमने यहां लिख रखा है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या होता है बच्चों? हाफ ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ये इसी फॉर्मूले से बनता है, इससे बढ़िया है इन दोनों फॉर्मूलों को, तीनों फॉर्मूलों को आप याद रखो, ये आइडेंटिटी है।
एक होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों यहाँ प्लस ए बी था तो यहाँ पे हर जगह प्लस आएगा। अगर आपको दे दिया जाए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हाफ ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर और हाफ ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन होता है एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या आ जाता है, 4 के बराबर आ जाता है। मैंने जब वीडियो शुरू की जब भी आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास बच्चों 2 आंसर आएगा, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, ये आप याद रखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। क्या याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बच्चों अगले की तरफ। देखो भाई साहब अगला क्या कहता है, अगला इंपॉर्टेंट है, आपने बस ये ध्यान रखना है, अगर आपको x की वैल्यू क्या दे दी जाए 2ab, आपको x की वैल्यू दे दी जाए 2ab और a प्लस बी, तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको x की वैल्यू दे देगा 2ab अपॉन a प्लस बी, तो आपसे पूछेगा x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस a प्लस का x प्लस बी अपॉन x माइनस बी, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी डायरेक्ट 2। ठीक है, अगर आपको 2ab की जगह 4ab दे दे, देखो इसको 2 से ही गुणा करेगा 4ab देगा, तो x प्लस 2a यहाँ 2a आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास, ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो आती है अब x प्लस वन बाई एक्स। ठीक है, देखो 4 चीजें मैं बता चुका, अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 2 हो तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो, -2 हो x को -1 रख दो। उसके बाद आता है अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स p दे दिया जाए, देखो बच्चों x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या दे दी जाए, p दे दी जाए, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2। देखो कैसे आता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना हो गया बच्चों x, b कितना हो गया 1 अपॉन x, और ये आ गया हमारा p के बराबर, p के स्क्वायर के बराबर बच्चों। ठीक है, x से x कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, p स्क्वायर माइनस 2। अब एक चीज याद रखना बच्चों, सभी टीचर्स यही बताते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, p स्क्वायर माइनस 2, लेकिन इसकी मेन वैल्यू आती है p स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस ab को हमेशा याद रखना, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ ab की वैल्यू 1 बन गई है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा है और हमें पता नहीं चला। अगर मान लो यहाँ आपको कुछ और टर्म दे दे, जैसे 3x प्लस 1 अपॉन 2x दे दिया जाए p के बराबर, और आपसे पूछ ले आप बताओ 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर, तो क्या आप ये कर सकते हो p स्क्वायर माइनस 2? ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां वैल्यू आएगी p स्क्वायर माइनस 2, a कितना आएगा बच्चों आपका 3x और b कितना आएगा 1 अपॉन 2x, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहां आपका आंसर आएगा p स्क्वायर माइनस का 3। समझ में आई ये चीज? इसका एक एग्जाम्पल भी समझाऊंगा बाद में आराम से, ये चीज आप याद रखना। तो इसको आप यहाँ 2ab कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट x प्लस 1 बाई एक्स दे रखा हो तो आपका आंसर चल जाएगा p स्क्वायर माइनस 2। अगर आपको मान लो x का कोई कोफिशिएंट दे दे, यहाँ 3 यहाँ 2 अलग कोफिशिएंट दे रखा हो ना, तो उसको कर देना p स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ ab पुट कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज थी ये। उसके बाद बच्चों दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज आती है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अगर आपने एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना है और आपको क्या दे रखा है, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, p दे रखी है, तो ये आ जाएगा आपका p का क्यूब प्लस है तो माइनस 3p, और यहां भी आपका ab आ जाएगा। अगर आपको अलग अलग कोफिशिएंट दे रखे हो ना, तो डायरेक्ट देखो p क्यूब माइनस 3p। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है p क्यूब माइनस 3 की। उसके बाद आता है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। तो इसको सोल्व करने का क्या मतलब होता है, पहले आप क्या करो, x प्लस 1 बाई एक्स से क्या निकाल लो बच्चों, आप निकाल लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप उसका होल स्क्वायर कर दो तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 4। आपने क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, वहां सोल्व करने बैठोगे तो चल लिया काम भाई। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है, अगर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 दे दी जाए तो p स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2। ऐसे ही x की पावर 5, अब ज्यादातर ये पूछी जाती है, x की पावर 5, आप CGL देख लो, CHSL देख लो, कोई सा देख लो, x की पावर 5 या आपको x की पावर 7 पूछी जाती है, x की पावर 6 पूछी जाती है।
तो आपने क्या करना है, ये याद रखना है। देखो 5 कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और माइनस में हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की 5। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है जिसे गोल्डन फॉर्मूला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गोल्डन फॉर्मूला कहते हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि आपने बिल्कुल रट रखे हैं। जो बच्चा इसको रट के रखेगा वही कामयाब। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बच्चों टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं और इसको क्या कहते हैं, गोल्डन फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन फॉर्मूला कहते हैं अलजेब्रा का। ठीक है, अलजेब्रा का क्या कहते हैं, गोल्डन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है इसका पहला फॉर्मूला। दूसरा होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होता है बच्चों दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू ए माइनस बी, बी इंटू बी माइनस सी और सी इंटू सी माइनस ए। ये होता है इसका तीसरा फॉर्मूला। तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर मैं बात करूं अब पहले फॉर्मूले की, देखो बच्चों पहला फॉर्मूला क्या कहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर है आपका a प्लस बी प्लस सी और इसके बाद ये देख लीजिए इसके बराबर। अगर मान लो मैं यहाँ a प्लस बी प्लस सी को 0 के बराबर रख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी को क्या कर देता हूं, 0 के बराबर रख देता हूं। बच्चों ये 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर आ गया 0 के। तो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा इसकी वैल्यू बता दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये बराबर आ जाता है 3abc के। किसके बराबर आ जाता है बच्चों, 3abc के बराबर आ जाता है। तो यही चीज यहां लिख रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 कब होगा, जब या तो आपका a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या आपका a बराबर हो किसके, b के और बराबर हो c के, या आप तीनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। इसलिए ये ऐसे होता है, आपने याद रखना है। ठीक है, सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे ऐसे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं बच्चों, ये मैं समझा चुका था, एक बार फिर से बता देता हूं। ये क्या दे रखा है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मैं बता चुका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक मैं बता चुका हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इनको अगर आप क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड कर देते हैं तो आपके पास फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास 2 आ जाती है, जो कि मैं आपको शुरू में समझा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद आगे बच्चों देखो, मैंने यही चीज बताई थी, अगर आपको क्या दे रखा हो, सब्ट्रैक्ट करने को बोल रखा हो, तो सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 4 के बराबर आ जाती है। किसके बराबर आ जाती है, 4 के बराबर आ जाती है। ठीक है, देखो आपने याद क्या रखना है, बस याद ये रखना है 2 के बराबर कब आएगी, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक तो प्लस होगा बच्चों, a माइनस बी के होल स्क्वायर में एक तो प्लस होगा, और प्लस होगा तो नीचे आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और जब आप माइनस करोगे तो नीचे आएगा ए बी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक ये है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिए, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। देखो भाई साहब, ये बोला गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरा बोला गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब इन दोनों का क्वेश्चन कैसे बनता है बच्चों, क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपको दे देगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मान लीजिए आपको दे दिया 77 का क्यूब, ए क्यूब प्लस 88 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन दे देगा आपको 77 का स्क्वायर प्लस में 88 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 77 इंटू 88 आपसे ये दे देगा और आपसे पूछ लेगा आंसर बताओ भाई। अब ध्यान रखना, आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट ए प्लस बी आएगा, मतलब आपका आंसर आएगा 77 प्लस 88। ठीक है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये। क्यों, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, आप बेशक प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला माइनस वाला है, ये आपने देख लिया, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा 2a। याद करने से बढ़िया इसको सोल्व भी करके देख लेना, वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 2b माइनस कर दोगे तो 2b, चाहे याद कर लो प्लस कर लोगे तो 2a, और माइनस कर दोगे तो 2b आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन अपने कर लेना, एक आधा क्वेश्चन बता देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू दे रखा है ए बी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ ए बी नहीं होगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस है, सॉरी सही है, ए बी दे रखा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां क्या दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस है, और नीचे ए बी है तो इसका आंसर हो जाएगा 4, और यहाँ प्लस है तो प्लस वाले का आंसर होता है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देख लेना, ये भी वही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी दे रखा है और ये ए बी दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों x प्लस 1 बाय पी, हमने पढ़ लिया, x माइनस 1 बाय पी हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये चीज मैं समझा चुका, अगर x प्लस 1 बाय एक्स आपको क्या दे रखा हो, p दे रखा हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2। यहाँ ए बी का याद जरूर रखना, अगर आपको x प्लस 1 बाय एक्स का क्या दे रखा हो, कोई भी कोफिशिएंट दे रखा हो। ठीक है, ए बी जरूर ध्यान रखना। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस पी क्यूब माइनस 3p। अगर 4 निकालना है तो p की 4 माइनस 4p स्क्वायर प्लस 2p। 5 मैंने बता दिया, या तो ऐसे कर लो, इससे बढ़िया हमने 5 किया था, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और इसमें से घटा क्या देंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स की 5 प्लस 1 बटा एक्स की 5। ठीक है, उसके बाद अगली चीज आती है बच्चों, x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू p है, यहां माइनस है तो इस तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2, एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। अब एक चीज याद रखना, अगर x प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और अगर आप x माइनस 1 बाय एक्स का क्यूब करोगे तो आपके पास आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा p क्यूब प्लस 3p। इसको लिख लेता हूं दोबारा, p क्यूब प्लस 3p। दोबारा देख लो, अगर x प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही रहता है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस ही रहेगा, लेकिन क्यूब में सेम साइन रहेगा। जैसे x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब किया तो x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, और माइनस करोगे, माइनस का क्यूब करोगे तो x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। ठीक है, ऐसे ही 5 में रहेगा, याद रखना बच्चा, 5 में भी क्या रहेगा, x की 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की 5। ठीक है, ये आपने ध्यान रखने हैं। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे तो उनमें डायरेक्ट आए हुए थे। उसमें क्या होता है, अगर आपसे दे रखा है x प्लस 1 बाय एक्स की p, मतलब आपको अगर p की वैल्यू 3 दे दे, बच्चों आपको क्या दे दे, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या दे दे, 3 दे दे, और आपसे पूछ ले x की 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की 5, तो वो होता है 123। डायरेक्ट याद रखना। अब डायरेक्ट 2-3 बार इस वीडियो को देख लो, चाहे इसको पढ़ लो, तो अगर 2-3 बार इस चीज को पढ़ लोगे ना, आपको मान लो पेपर में दिखेगा x प्लस 1 बाय एक्स 3 दे रखा है, और सर ने बताया था x की 5 क्या हो जाएगी, 123 हो जाएगी, तो डायरेक्ट 123 लगाओगे ना, आप कोई फॉर्मूला यूज करो कि भाई पहले x का स्क्वायर कर लूं, फिर उसके बाद उसका क्यूब कर लूं, फिर उसमें से माइनस कर दूं, ये फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। अगर आप देख के जाओगे 3 दे रखा है तो 123, और अगर आपसे क्या पूछा जाए, x की 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की 6 पूछा जाए तो ये हो जाएगा 322। ठीक है, याद क्या रखना है, अगर आपसे 5 पूछा जाए
x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे दी, x की 5 प्लस 1/x की 5 पूछ ली तो 123। अगर आपसे x की 6 प्लस 1/x की 6 पूछ ली तो 322। कब होगा? जब p की वैल्यू 3 दी गई होगी। जब 4 दी हो गई तो x की 4 प्लस 1/x की 4 होता है 194। अभी 2023 के CHSL के पेपर में कम से कम 4-5 शिफ्टों में यह चीज पूछी गई थी। क्वेश्चन क्या दिया गया था? क्वेश्चन दिया गया था x की 4 प्लस 1/x की 4 है हमारी 194, x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए। तो जिसको पता होगा वो डायरेक्ट 4 लिख देगा। ठीक है, 4 लिख देगा। ठीक है भाई, ना तो देखो सोल्व भी हो जाएगा, ये सोल्व कोई बड़ी बात नहीं है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 194 है। अगर मैं यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालूं तो 194 में 2 प्लस कर दो और उसका रूट कर दो, 196 का रूट हो जाएगा बच्चों 14। और x प्लस 1/x निकालूंगा तो 14 में 2 प्लस कर दो और उसका रूट कर दो, ये आ जाएगा √16। ये बराबर आ जाएगा 4 के, और ये p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 4 आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में? नहीं तो डायरेक्ट याद रखो, 4 दे रखी है तो x की 4 194 और 5 पूछी है तो 724। ठीक है, उसके बाद आता है अगर आपको p की वैल्यू क्या दे दी जाए बच्चों? 5 दे दी जाए तो x की 4 हो जाएगा 527 और x की 5 हो जाएगा 25। 5 का या ना भी याद रखो, 25 का स्क्वायर 25 तो 5 को 5 से ऐसे कर लो, 25 हो जाएगा। कैसे भी कर लो, एक बार देख लेना। बाकी अगर किसी बच्चे को ना याद रहे तो ये नहीं है कि भाई टेंशन ले रहा है, ये हो जाएगा अपने आप। ठीक है, उसके बाद अगर आपको p की वैल्यू 7 दे दी गई हो तो सिर्फ आपसे x³ प्लस 1/x³ पूछता है, जो क्या होती है हमारी 322 होती है। निकालोगे कैसे? x प्लस 1/x p की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 7 दे दी गई। अगर मैं x³ प्लस 1/x³ करूंगा तो ये हो जाता है p का क्यूब, मतलब 7 का क्यूब। प्लस है तो -3 इंटू 3p होता है, 7 या 21, 343 माइनस 21 कर दोगे बच्चों 322 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में? ये मेन चीज थी किसकी? अलजेब्रा की। ठीक है, ये याद रख लेना बाकी। उसके बाद ये भी है भाई, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर p दे रखी हो और p की वैल्यू क्या दे रखी हो आपको? p की वैल्यू दे रखी हो 2। सोल्व भी कर सकते हैं, सोल्व का मैंने तरीका बता दिया है, बाकी एक बार याद और कर लो। 2 दे रखी है तो 6 आ गई 198, 3 दे रखी है तो 5 आ जाएगी 399, p की वैल्यू 4 है, x की 4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा? 322। अभी हमने पढ़ा था x की वैल्यू 4 प्लस 1/x की वैल्यू 4 कितनी दे रखी हो? 194, तो x प्लस 1/x कितना होता है? 4 होता है। अगर आपको x माइनस 1/x पूछा जाए और आपको क्या दे रखा हो? x की 4 प्लस 1/x की 4 322 दे रखी हो तो आप इसको 322 कर सकते हैं। अगर p की वैल्यू बच्चों 5 दे रखी है तो x की 4 प्लस 1/x की 4 क्या हो जाएगी? 727, और p की वैल्यू 5 दे रखी है तो x की 5 माइनस 1/x की 5 हो जाएगी 3785। अगर याद होता है तो याद कर लो, ना सोल्व करने का तरीका समझा दिया है, अपने आराम से सोल्व कर लेना। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो चीज अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। ठीक है, अलजेब्रा की जो मेन चीज थी, जितने भी मेन फॉर्मूले थे, जो भी आइडेंटिटी थी, जहां से क्वेश्चन बन सकता था, गोल्डन रूल समेत सारे समझा दिए हैं। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक एंड अदर इक्वेशंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या होता है? ये होता है हमारा b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये याद रखना है, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, देखो देखो बच्चों, सबसे पहले अल्फा और बीटा दो चीजें होती हैं। ये क्या होता है? माइनस बी। डी की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होती है हमारे पास? डी की वैल्यू होती है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे? हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। रूट्स हो जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। अगर हमसे पूछा जाए सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अगर आपसे मल्टीप्लीकेशन पूछा जाए अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बच्चों? सी बाई ए हो जाएगा। ये दोनों चीज आपने याद रखनी है। जैसे इक्वेशन देके आपसे पूछ लेगा कि भाई सम ऑफ रूट्स बताओ या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ,
तो सम ऑफ रूट्स हो जाता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाता है अल्फा बीटा सी बाई ए। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब डेल्टा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब एक चीज और याद रखनी है बच्चों, कंडीशन होती है इसमें 3। अगर डेल्टा छोटा हो 0 से तो वो क्या बनता है, नेचर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर डेल्टा 0 के बराबर हो तो रियल एंड इक्वल रूट्स बनते हैं। आप बस ये वाला याद रख लीजिए। ठीक है, अगर आपका डेल्टा क्या हो, 0 के बराबर हो तो आपके रियल और इक्वल रूट्स बनेंगे। अगर डेल्टा बड़ा हो 0 से या परफेक्ट स्क्वायर हो तो रेशनल एंड अनइक्वल। अगर डेल्टा बड़ा हो 0 से और नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो इरेशनल एंड इक्वल। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, वैसे 1 मार्क क्वेश्चन होता है, फिर भी आप याद रख लेना, क्या पता आई जाए। डेल्टा 0 हो तो रियल एंड इक्वल रूट्स, डेल्टा अगर 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रेशनल एंड अनइक्वल, 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो इरेशनल एंड अनइक्वल। ये आपने याद रखना है। इफ c is equal to a then roots are reciprocal of each other। अगर c जो है a बराबर दे रखा है c के, जो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर b 0 दे रखा है तो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये चीजें आपने नहीं याद रखनी है। वैसे नॉर्मल 1 रूट p प्लस आई क्यू है तो अदर रूट क्या हो जाएगा, p माइनस आयोटा क्यू। अगर 1 रूट p प्लस रूट का क्यू है तो अदर हो जाएगा p माइनस रूट का क्यू। ये नॉर्मल सी चीजें हैं, नहीं याद रखनी है। उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन आती है बच्चों एक, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक आती है क्यूबिक इक्वेशन, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो इसमें सम क्या हो जाएगा, सम तो सेम रहेगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट भी सेम रहेगा सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ठीक है, अगर किन्हीं दो का लोगे तो सी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लोगे तो माइनस डी बाई ए। ये चीजें भाई ये आपके उसमें नहीं पूछी जाएंगी, मेन एक यही होती है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों, ये देखो अब ये क्या कहता है, ये कहता है लेट वी हैव सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस। अब अगर हमारे पास कोई 2 लीनियर इक्वेशन है, जैसे ax by और c, a1x प्लस by1 प्लस c1 की वैल्यू 0 है, a2x प्लस by2 और c2 की वैल्यू 0 है। ठीक है, 2 इक्वेशन है, ये हमारी है इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। क्या है बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 0 और a2x प्लस b2y c2 0। 3 चीजें याद रखनी है। अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जो एक दूसरे को काट दे, और ये हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्या अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के तो हमारे पास क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे मतलब। ठीक है, उसके बाद अगर तीनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये होता है हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई 2 इक्वल है, जैसे a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और वो नॉट इक्वल है c1 बाई c2, तो हमारे पास आ जाएगा नो सॉल्यूशंस। तो वो लाइन कैसी हो जाएंगे, हमारे पास पैरेलल लाइंस हो जाएंगी जो कभी भी मीट नहीं करेंगे। ये तीनों की तीनों आपकी महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा, पेपर में पूछी जाती है, डायरेक्ट पूछेगा। अगर आपको 2 इक्वेशंस दे रखी हैं और a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के, तो आपका नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइंस होंगी। अगर तीनों इक्वल होंगी बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। और नॉट इक्वल होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और हमारे पास क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, एक दूसरे को काटती हुई जाएंगी। उसके बाद एक ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये बाद में बताएंगे। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार। इसमें अगर आपको nth टर्म दे रखी हो और आपको निकालना हो तो nth टर्म का पद व नवा पद कैसे निकालोगे, तो tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। n क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या हो जाएगा आपका जो उसका डिफरेंस है, d क्या हो जाएगा बच्चों डिफरेंस, और a हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। d आपका हो जाएगा कॉमन डिफरेंस और a क्या हो जाएगा आपका प्रथम पद फर्स्ट टर्म हो जाएगा। tn अगर आपने निकालना है तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें Sn, n पदों का सम, वो हमने निकाला था tn, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाली थी। अब अगर हम बात करेंगे सम की, तो सम कैसे निकलेगा बच्चों, सम निकलेगा n बाय 2
2a प्लस n माइनस 1d। 2a क्या हो जाएगा बच्चों, देखो a, या आप डायरेक्ट लिख लो, a तो हमने बताया था क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म। d क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस होता है। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो n बाई 2, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, या सिंपल सा फॉर्मूला होता है n बाई 2, ये क्या होता है a प्लस l। ए क्या होता है बच्चों, प्रथम पद होता है फर्स्ट टर्म, और एल होता है हमारा लास्ट टर्म, जो अंतिम टर्म दे रखी हो वो होती है एल, ठीक है। ए बी सी समांतर श्रेणी में ही हो तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस सी बटा 2 इन अरिथमेटिक मीन। ये क्या होता है हमारा अरिथमेटिक मीन होता है। इसमें क्या होता है, बी की वैल्यू क्या आ जाती है, ए प्लस सी बटा 2, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, एक तो ये वाला और एक टी एन वाला। टी एन वाला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, और ये होता है सम ऑफ टर्म्स। nth टर्म्स का सम क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d, या n बाई 2 a प्लस एल। अगर आपको फर्स्ट पर टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो तो ये फॉर्मूला लगा के निश्चित हो जाइए, ठीक है। उसके बाद देखो समांतर श्रेणी के 3 कर्मशः, मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव अगर आपको दे रखे हो तो उसको कैसे करेंगे बच्चों, वो देख लीजिए। अगर समांतर श्रेणी के 3 दे रखे हो तो एक को a मान लीजिए, एक को एक घटा दीजिए a माइनस डी, और एक में एक जोड़ दीजिए a प्लस डी। डी मैं बता ही चुका, यहाँ क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अगर 3 की है, एक मैंने मान लिया a, दूसरा क्या मान ले हैं, a प्लस डी मान लेते हैं, तीसरा मान लेते हैं a माइनस डी। मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है 10 और डिफरेंस कितना है 2। 3 समांतर श्रेणी, मतलब एपी में आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, एक आपके पास 10 हो जाएगा, एक 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, और एक आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर यही चीज आपसे 5 में पूछी गई हो तो a प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3d और a माइनस 3d, ठीक है। डिफरेंस पूछा जाता है तो ये यही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे 5 की पूछी जाए तो a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। a प्लस 2d, a माइनस 2d, और इसमें क्या मानते हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a माइनस 3d, ठीक है। उसके बाद आता है जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी का जो भी मेन था वो हमने पढ़ लिया है, अपने पेपर के हिसाब से सिर्फ वही मेन है। उसके बाद आ जाता है जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी गुणवोत्तर श्रेणी। अगर आपसे पूछा जाए एन वा पम, nth टर्म पूछी जाए तो टीएन हो जाता है a इंटू आर की n माइनस 1, ठीक है। अगर एपी में पूछा जाए बच्चों तो एपी में टीएन क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 का डी, ठीक है। ये एपी में होता है बच्चों, और ये हमारा जीपी में होता है। दोनों याद रखिएगा, एपी का अलग, जीपी का अलग। अगर आपसे ए क्या हो जाएगा, ए उसमें भी फर्स्ट टर्म था, यहां भी फर्स्ट टर्म है। आर क्या हो जाएगा, कॉमन रेशो हो जाएगा, और इसमें डी होता था कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसमें आर क्या हो जाएगा, कॉमन रेशो हो जाएगा। अगर सम पूछा जाए, सम ऑफ एन टर्म, तो ये हो जाता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आ जाता है आर माइनस 1, ठीक है। इसमें बस ए और आर की वैल्यू मैंने बताई दी है, होती है, बाकी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बस ये आपने ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, तो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन की, अरिथमेटिक मीन देखा था हमने b इंटू सी बाई 2, ठीक है। देखो अरिथमेटिक मीन देखा था हमने, अरिथमेटिक मीन क्या था, b इंटू सी बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए सी, या आप देख सॉरी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी, बी की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ ए सी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू ए इंटू सी बाई 2, ठीक है। ये अरिथमेटिक का है, एपी का है, और ये आपका जीपी का है, ठीक है। अब ये चीज आई गई है तो इससे एक और चीज बता देता हूं, मिड प्रपोर्शन क्या आता है बच्चों, मिड प्रपोर्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्य श्रेणी भी कहते हैं। तो मिड प्रपोर्शन का फॉर्मूला भी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी। 2 टर्म दे दी जाती है, मिड प्रपोर्शन पूछ लिया जाता है। रेशो और प्रपोर्शन चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है मिड प्रपोर्शन। वैसे तो 4 प्रपोर्शन होते हैं, ज्यादातर मिड पूछा जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, अंडर रूट ऑफ ए बी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए बी आ जाएगी, ठीक है।
अब वही है ए अपॉन आर, ए आर, उसमें ये आप देख लीजिएगा, ये इतना नहीं पूछा जाता है, बस एक बार रिवीजन के लिए बता दिया। उसके बाद देखो बच्चों, अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिक, ज्यामिति। ठीक है, देखो बच्चों ज्योमेट्रिक में क्या होता है, ज्योमेट्रिक में क्या होता है, आपको दो पैरेलल लाइन दी जाती हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइन दी जाती है। मान लीजिए आपको ये दो पैरेलल लाइन दे दी गई, एक इंटरसेक्टिंग लाइन दे दी गई, 8 वो बनेंगे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 5 6 और 7 8। ठीक है, इसमें 4 चीजें बनती हैं। सबसे पहले आपको बच्चों पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिसमें θ1 प्लस θ2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 90 डिग्री होती है, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल होंगे θ1 प्लस θ2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 180 होगी, वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसमें θ1 प्लस θ2 की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। दूसरा संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री होगी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, आगे चलते हैं। अब ये चीज मैं बता रहा था कि दो पैरेलल लाइंस दे दी गई आपको, एक इंटरसेक्टिंग लाइन दे दी गई, यहां आपके 8 एंगल बन जाएंगे। इसी में आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल आ जाएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल आ जाएगा। देखो इसने बोला है ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, एल एम जो है वो एक तिर्यक रेखा है, एक स्लैंट लाइन है। ठीक है, चाहे आप इसको इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं। देखो जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं बच्चों, कोरस्पोंडिंग एंगल ये होते हैं, जैसे ये है, जो ये वाला एंगल है, मतलब इस लाइन से ऊपर होगा तो इस लाइन से ऊपर होगा 1 और 2, ये दोनों इक्वल होंगे। जो इस लाइन के नीचे है वो इसी लाइन के नीचे होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे। वो क्या होते हैं, हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। यहाँ पे आपका एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 5 के, एंगल 2 एंगल 6 के, एंगल 4 एंगल 8 के और एंगल 3 एंगल 7 के। एंगल 4 एंगल 8, एंगल 3 एंगल 7 के, ये हो जाएगा हमारा कोरस्पोंडिंग एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, जो Z बनाते हैं। 3 किसके हो जाएगा, 5 के, एंगल 3 किसके हो जाएगा, 5 के, और यहां से Z बनाएंगे तो 2 हो जाएगा हमारा 8 के। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जो Z फॉर्म में आते हैं। आप ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखो भाई अब देख लेते हैं इसमें अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स मैं बता चुका, 3 5 के, 4 6 के, ये होता है आपका इंटीरियर, ये होता है एक्सटीरियर। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है ये और देख लेते हैं। देखो बच्चों, दो पैरेलल लाइंस थी, ये एक हमने एक LM मानी थी, ये ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे ये कोई दो लाइनें हैं और ये वाला एंगल इसके वर्टिकल अपोजिट है, 1 2 के, और ये वाला एंगल इसके वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा 3 4 के। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल 4 किसके होगा, एंगल 2 के होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 5 आपका एंगल 7 के इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल 6 आपका एंगल 8 के इक्वल होगा। ये क्या हो जाएंगे, हमारे शीर्षानुभुज कोण, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, कई बार डायग्राम का क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे कई बार जैसे आपको कुछ भी ऐसे बना के ये एंगल दे देगा 42 डिग्री है, ये बड़ा बताओ कितना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 42 वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बच्चों ट्रायंगल की तरफ, त्रिकोण की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए ट्रायंगल क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं एंगल की तो वो चलो पहले साइड्स का देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल A B और C। सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए, इन तीनों का सम कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का सम होगा बच्चों 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। पहली चीज ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B और C के सामने वाली साइड C। ठीक है, A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B और C के सामने वाली साइड C। अब एक चीज पता होनी चाहिए, जितना बड़ा एंगल, जितना
बड़ा एंगल उतनी ही बड़ी क्या होगी, उसकी साइड होगी। जैसे आपको मान लो आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया, ठीक है, ए बी सी, ये आपको एंगल दे दिया गया 70 डिग्री, ठीक है, ये आपको एंगल दे दिया गया 80 डिग्री, और ये आपको एंगल दे दिया गया 30 डिग्री। आपसे पूछा है बच्चों बताओ साइड ए बी और सी में से कौन सी साइड जो है क्या होगी, वो बड़ी होगी, लार्ज होगी, ठीक है, कौन सी साइड आपकी बड़ी होगी। तो देखो बच्चों जो सी है सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने वाली क्या होगी सी, 30 के सामने क्या होगा ए, और 70 के सामने क्या होगा बी। तो सबसे बड़ी साइड क्या हो जाएगी हमारी सी, जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी साइड सी। उसके बाद आ जाएगी बच्चों हमारी बी, और सबसे छोटी साइड हो जाएगी हमारी ए। ये आपने याद रखना है कि जितनी बड़ी साइड उतना बड़ा एंगल, या जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी साइड। ये तो थी हमारी ये चीज। उसके बाद देखो इसने क्या बोल रखा है, साइड के बेसिस पे तीन वो बनते हैं हमारे पास, साइड्स के बेसिस पे, सॉरी एंगल्स के बेसिस पे तीन वो बनते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्टूस एंगल। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल। राइट एंगल क्या होता है बच्चों, राइट एंगल होता है जब कोई भी एक एंगल आपका क्या हो 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। किन्हीं भी दो साइडों के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर है सी स्क्वायर के, ठीक है। एक्यूट एंगल में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर। एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होगा आपका सी के स्क्वायर से। ऑब्टूस एंगल मतलब एक एंगल 90 से बड़ा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। ये तीनों चीजें बच्चों आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, तीनों चीजें ध्यान रखनी है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। उसके बाद आ जाती है बच्चों एक थेल्स थ्योरम। देखो दो थ्योरम होती है, एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है और एक थेल्स थ्योरम होती है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। एक होती है बच्चों हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, क्या होती है, पॉइंट थ्योरम होती है, और एक होती है हमारे पास थेल्स थ्योरम, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रायंगल सेम होगा। मान लीजिए यहाँ कोई डी पॉइंट है, यहाँ कोई ई पॉइंट है, ये इससे मिला दिया जाएगा, इसको मिड पॉइंट थ्योरम ही बना लीजिए, ठीक है। ये क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम और थेल्स थ्योरम में डिफरेंस इतना है, यहाँ पे जो बच्चों डी और ई होंगे वो क्या होंगे, आपके मिड पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे, आपके मिड पॉइंट्स होंगे डी और ई, और यहाँ पे डी और ई आपके क्या होंगे, मिड पॉइंट्स नहीं होंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर बच्चों मिड पॉइंट हो जाएंगे तो वो मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगी, और मिड पॉइंट थ्योरम कहती है डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। डी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है बीसी के, और यहां पे ये मिड पॉइंट नहीं होंगे, आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो थेल्स थ्योरम समझा देते हैं अच्छे से। देखो देखो एक ट्रायंगल दे दिया जाता है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है भाई साहब, ट्रायंगल ऐसा ही बन रहा है तो अपने देख लेना। ये है ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दे दिया गया एबीसी, उसने बोल दिया डीई जो है वो क्या है, पैरेलल है बीसी के। हमने मान लिया ये डीई जो है वो क्या है बच्चों, पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है। डीई क्या है हमारा, पैरेलल है बीसी के। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो रेशो होती है साइड की रेशो वो इक्वल होती है। कैसे, अगर मैं बात करूं एडी की, तो एडी अपॉन हम बात करेंगे डीई, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगी, देखो एडी सॉरी डीबी, एडी अपॉन डीई, ये बराबर हो जाएगी हमारी एई अपॉन ईसी के, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी डीई अपॉन बीसी के, ठीक है। ये आपने याद रखना है, छोटी छोटी साइड छोटे छोटी के बराबर। कैसे, ये छोटे वाली एडी इस अपॉन इस, ठीक है, एई अपॉन ईसी दोनों इक्वल, और ये छोटी और ये बड़ी डीई अपॉन बीसी इक्वल। अगर हम बात करें छोटी बड़ी की, तो जो एडी है, पहले बच्चों ले लो एडी, ठीक है, उसके बाद पूरा ले लो एबी, ठीक है, उसके बाद पूरा एबी, उसके बाद आ जाएगा आपका एई और फिर पूरा एसी, ठीक है, एई अपॉन एसी। इनकी साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। ये आपकी क्या होती है, थेल्स थ्योरम होती है, बस इतनी सी होती है, ठीक है। उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम आएगी। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने बताई दी, ये देखो उसके बाद आती है बच्चों, यही है थेल्स थ्योरम, ए बी एवं ए सी के मध्य मिड पॉइंट है, तो इसको हम क्या कह देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। क्या कह देंगे इसको,
मिड पॉइंट थ्योरम कह देंगे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, डी जो होती है वो क्या होती है, हाफ ऑफ बीसी, या इसको आप बीसी बटे 2 लिख लो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दे देगा ट्रायंगल एबीसी है, क्वेश्चन बना देगा इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, बीसी की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू बताओ 6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कुछ भी देगे कुछ भी कर लो। ठीक है भाई साहब। उसके बाद आता है अगला, अगला आता है राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत ही महत्वपूर्ण है राइट एंगल ट्रायंगल। पहली चीज क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री का होता है। दूसरी चीज क्या होती है भाई साहब, इसमें ट्रिपलेट लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये मैंने आपको अभी बताया था जब एक्यूट एंगल बताया, ऑब्टूस एंगल बताया और राइट एंगल बताया था। ठीक है, इसमें ट्रिपलेट भी काम आता है, जैसे 3 4 5 6 8 10, तो ट्रिपलेट है, उसको भी आगे ट्रिग्नोमेट्री में समझाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए होता क्या सिस्टम है ये राइट एंगल ट्रायंगल का। देखो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये पाइथागोरस थ्योरम का सिस्टम लगता है। इसमें हमारे दो ट्रायंगल बनेंगे। ट्रायंगल एक तो है हमारा ए बी सी, इसने क्या बताया है एडीसी। एडीसी कोई ट्रायंगल नहीं है भाई, यहां बी कर लीजिए। ठीक है, एडीसी ट्रायंगल थोड़ी है। एक ट्रायंगल होगा आपका एबीसी। ठीक है, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी और सी के। किसके सिमिलर हो जाएगा, बी डी सी के। और ये पूरा ट्रायंगल ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो रेशो निकाल लो, ए बी अपॉन बी डी, और ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी। तो इसका एरिया निकालूंगा इस ट्रायंगल का, बड़े वाले का एबीसी का। तो एरिया क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं बात करूं एबीसी की तो हाफ, बेस क्या हो जाएगा बच्चों बीसी, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी एबी। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगी, दूसरे वाले ट्रायंगल के उसके। तो ये हो जाएगा आपका हाफ, बेस हो जाएगा आपका एसी, और ये हो जाएगा आपका बीडी। हाफ से हाफ गया, आपके पास आ जाएगा बीसी इंटू ए बी, ये आ जाएगा इसके। यहां से बीडी की वैल्यू पूछी जाती है आपसे, क्या पूछी जाती है, बीडी की वैल्यू पूछी जाती है, और बीडी की वैल्यू होती है बीसी इंटू ए बी अपॉन ए सी। क्या होती है बीडी की, बीसी इंटू ए बी अपॉन ए सी। याद कैसे रखोगे भाई, देखो क्या पूछी गई है, बीडी मतलब इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, ये क्या होता है बीसी अपॉन ए बी इंटू ए डी ए सी। ठीक है, कैसे, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, यहां कुछ भी बनाओ। देखो ये क्या होता है ए बी इंटू इसको गुणा कर दो बी सी, बराबर कर दो ए सी के। ये किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। बी डी के बराबर क्या होगा, ए बी मल्टीप्लाई बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई बी सी अपॉन ए सी, ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज होती है बच्चों, इसमें इसी फॉर्मूले से बार बार निकल के आएगा, अगर 1 अपॉन बी डी स्क्वायर पूछा गया हो, 1 अपॉन बी डी स्क्वायर पूछा गया हो, तो ए बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी सी का स्क्वायर। अगर आपसे ए डी की वैल्यू पूछी गई हो, इसकी वैल्यू पूछी गई हो, तो आप यहां से निकाल सकते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। एडी की वैल्यू पूछी गई है तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। अगर आपसे क्या पूछी जाए, अगर आपसे सी डी की वैल्यू पूछी जाए तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी। देखो दोबारा बता देता हूं याद कैसे रखना है। अगर आपसे बच्चों एडी की वैल्यू पूछी गई है इसकी, तो इसका स्क्वायर अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है तो बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ऊपर वाला पूछा जाए तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी, नीचे वाला पूछा जाए तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी, ऊपर वाला पूछा जाए तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ठीक है, आया इतना समझ में। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद होता है बच्चों सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि महत्वपूर्ण है, पेपर में बार बार रिपीट होते हैं इसके क्वेश्चन। क्या आता है, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल। देखो अब दो ट्रायंगल अगर आपको सिमिलर दे दिए जाए तो क्या होता है, एरिया जो होता है बच्चों, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेरीमीटर तो उनकी साइड के रेशो के इक्वल हो जाएगा। दो चीजें याद रखनी, अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा, और अगर आपसे परिमाप मतलब पेरीमीटर पूछा जाए तो वो इसके इक्वल होगा। कोई स्क्वायर नहीं करना, कुछ नहीं करना, वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं ट्रायंगल दे दिया गया आपको एबीसी, देखो बता देते हैं बच्चों।
अगर आपको ए बी सी और ये दे रखा है, मान लो हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं अपने। देखो हमने बना लिया ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हमने बना लिया ए बी और सी, और यहां हमने बना लिया डी ई और एफ। यहां हमने एक ट्रायंगल बना लिया डी ई और एफ। हमने बोल दिया दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं। क्या बोल दिया, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो सिमिलर होने का मतलब क्या होगा बच्चों, जो इनका रेशो है, अगर मैं पेरीमीटर निकालूंगा, पेरीमाप निकालूंगा, तो पेरीमीटर या परिमाप क्या होता है बच्चों, ए बी का रेशो किससे बनेगा, डी ई से बनेगा, ठीक है। उसके बाद ए सी का रेशो किससे बनेगा, ए सी का रेशो बनेगा डी एफ से। और अगर हम बात करें बी सी, तो बी सी का रेशो बनेगा ई एफ से। ये तो होता है पेरीमीटर। अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होता है बच्चों, अगर मैं ऊपर ट्रायंगल का लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और नीचे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। आप कैसे भी कर लेना, लेकिन एक चीज जो ध्यान रखनी है वो रखनी है, अगर आपने ऊपर एबीसी का ट्रायंगल लिखा है तो ऊपर साइड भी ए बी की होनी चाहिए, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा आपका ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर हो जाते हैं आपस में, ठीक है। ये आपने सिमिलैरिटी याद रखनी है। ये होती है सिमिलर ट्रायंगल्स की दो थ्योरम। एक आपकी हो जाएगी बच्चों एरिया, और एक आपका हो जाएगा पेरीमीटर। देखो यही चीज यहां लिख रखी है, देख लीजिए। बस जो इसमें आपने याद रखना है वो याद ये रखना है कि जो अगर आप ऊपर जोन सा ट्रायंगल रखोगे ना, तो साइड भी ऊपर उसी की रखनी पड़ेगी। जैसे आपने रखा ट्रायंगल एबीसी, तो ऊपर एबीसी की ही साइड रखी जाएंगी। अगर आपने नीचे डी एफ लिखा है तो नीचे लिखा जाएगा इसी ट्रायंगल की साइड्स। जैसे अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, तो वो हो जाएगा ए बी अपॉन डी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बीई अपॉन ई एफ का, बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ का। अब इसने क्या बोला है, एपी इसने इसके क्या मान लिए है, परपेंडिकुलर मान लिए है, तो एपी अपॉन डी क्यू, एक मीडियन डाल देगा तो वो मीडियन का स्क्वायर, मतलब बराबर होगा इनके। अगर हम परिमाप की बात करें पेरीमीटर की, तो इसमें स्क्वायर नहीं होता, आपको डायरेक्ट क्या किया जाता है, डायरेक्ट रेशो किया जाता है दोनों साइड्स का, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स देख लेते हैं बच्चों। ट्रिपलेट्स बहुत जरूरी है, जो कि हर पेपर में यूज होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो या कैसे भी। तो सबसे पहले देखो ये क्या दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है अगर 4/3। ये देखो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, ये क्या है हमारे पास ट्रायंगल ए बी और सी। अगर मैंने मान लो कोई मीडियन डाल दी एडी, एडी क्या है मेरी यहाँ पे मीडियन है। एडी क्या है बच्चों, मीडियन है। मीडियन क्या करती है, मीडियन जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होती, आपने याद रखना है। मीडियन जो है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होती। वो क्या करती है, सामने वाली साइड को दो इक्वल भागों में बांट देती है। कहने का मतलब है आपका बीडी जो है वो डीसी के बराबर हो जाएगा। सामने वाली साइड्स में बांट देगी, इक्वल साइड्स में बांट देगी, तो बीडी बराबर हो जाएगा डीसी के, ठीक है। एक मैंने मीडियन डाल दी यहां से ई वाली, और एक डाल दी यहां से एफ वाली, ठीक है। ये मैंने 3 मीडियन डाल दी। कौन सी डाली बच्चों, एडी बीई और सी एफ, हमने 3 मीडियन डाल दी है। जो ये पॉइंट है, क्या है ये, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, इस पॉइंट को कहते हैं हम सेंट्रोइड। पेपर में कई बार पूछा भी गया है कि भाई 3 मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, सेंट्रोइड, ठीक है। ये याद रखना, ये क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। इसने वही बोला है, 3 मीडियन डाल दिए, इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रोइड। अगर फिर हमसे क्या दे दी जाए पेपर में आपको 3 मीडियन दे दी जाए मान लो, और आपसे एरिया पूछा जाए ट्रायंगल एबीसी का, तो वो होता है 4/3, और जो मीडियन से बना ट्रायंगल है उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया, वो आपका ट्रायंगल एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे पढ़ाएंगे पूरा मीडियन को, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होते हैं, जैसे 3 4 5। अब 3 की टेबल, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, ऐसे करके ट्रिपलेट जो मेन होते हैं, जैसे 6 8 10 हो गया, 9 12 15, जो मेन ट्रिपलेट होते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट ट्रिपल जो आपने याद रखने हैं वो होते हैं हमारे पास ये क्यों याद रखने हैं, क्योंकि ये रिपीटेड है, ये पेपर में रिपीटेड होते हैं बार बार, ठीक है। कई सालों में, जो 4-5 सालों में देखा गया है, ये रिपीटेड ट्रिपलेट है।
जैसे 9, 40, 41, ठीक है, 20, 21, 29, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 11, 60, 21, 12, 35, 37, 16, 63, 65 और 5, 12, 15, ये क्या है हमारे रिपीटेड ट्रिपलेट्स हैं, तो ये आपने याद रखने हैं रिपीटेड ट्रिपलेट्स, ठीक है। बाकी इसको निकालने का तरीका भी बताएंगे एक बढ़िया सा, अभी आप इतना ही देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों सर्कल। सर्कल क्या होता है अपना वृत्त, ठीक है। देखो सर्कल में आपने जो चीजें याद रखनी है, मान लीजिए एक सर्कल बना लिया हमने, ठीक है, सबसे पहले ये सर्कल बना लिया डटेडा। सबसे पहली चीज ये क्या होती है हमारी डायमीटर होती है। मैंने मान लिया ए बी क्या है मेरी डायमीटर, डायमीटर क्या होता है अपना ए बी, ठीक है, ये क्या है डायमीटर ए बी। कल ये क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, ये पूछ रखा था कि जो डायमीटर है किसी सर्कल का और जो उसकी लॉन्गेस्ट कोड है, क्या है लॉन्गेस्ट क्या है आपकी कोड है, उन दोनों के बीच का एंगल बताइए। उन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है बच्चों 0 डिग्री एंगल होता है। क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो डायमीटर है वही हमारी क्या होती है लॉन्गेस्ट कोड होती है। क्या होती है, जो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कोड जिसे हम बोलते हैं वो क्या होती है हमारी डायमीटर ही लॉन्गेस्ट कोड होती है। अब अगर मैं बात करूं रेडियस की, रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का आधा हो जाएगा हमारा रेडियस, ठीक है। रेडियस क्या हो गया डायमीटर का आधा। एक होता है टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है जैसे सर्कल है, किसी भी पॉइंट से इस सर्कल को ऐसे छूता हुआ चला जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ये मान लिया P, ये मान लिया T, ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट कैसे भी जा सकता है, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, मतलब इसकी सरकमफ्रेंस से टच होता चला जाए तो वो क्या होता है टेंजेंट। अगर आपसे सर्कल की सरकमफ्रेंस पूछ ली जाए तो सरकमफ्रेंस होती है बच्चों 2 पाई r और एरिया होता है आपका पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों चीज आपने याद रखनी है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r और एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं बार बार, वो क्वेश्चन करवाएंगे अभी आगे, तो वो आप देख लीजिएगा। देखो भाई अब जो चीज समझने की है वो, जैसे मैंने बनाया एक सर्कल, ठीक है, सर्कल पे मैंने मान ली कोई कोड है मेरी कोड ए बी, ठीक है। सर्कल पे क्या है कोड, इसको हम क्या कहते हैं कोड कहते हैं। अगर इसी की मैं बात करूं डायमीटर क्या हो जाएगी फिर हमारी लार्जेस्ट कोड हो जाएगी। अब बच्चों एक चीज याद रखना, अगर मैं मेरे पास मान लो BC डायमीटर है और डायमीटर से मैं सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाता हूं तो वो हमेशा क्या बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। चाहे आप उसको ऐसे नीचे बना लीजिए चाहे आप ऊपर बना लीजिए, वो हमेशा क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये चीज हमारी इसमें बताई गई है कि ए बी हमारा कोई डायमीटर है, डायमीटर से हमने सर्कल पे बनाया, वो क्या होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। दूसरी चीज आपसे बताई गई है, जैसे बच्चों ये सर्कल है, सर्कल पे कोई कोड है ए बी, ए बी क्या है कोई कोड है, कोड ए बी के द्वारा सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनाए जाएंगे सभी क्या होंगे इक्वल होंगे। कोड ए बी के द्वारा मतलब सेम कोड के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों सेम कोड के द्वारा। अगर सेम कोड क्या है अपने पास ए बी है, ए बी के द्वारा जितने भी एंगल बनाए जाएंगे, मान लीजिए ये बना दिया, तो ये तीनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3, तीनों के तीनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। जो दूसरा फिगर है वो हमारा यही चीज बता रहा है कि सेम कोड ए बी से हमने एक एंगल यहां बनाया, एक एंगल यहां बनाया, तो ये दोनों जो है वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। दो चीजें समझ में आई, पहला क्या था डायमीटर से 90 डिग्री, दूसरा ये है। तीसरा क्या कहता है, हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोड है ए बी, अगर ए बी कोड जो है वो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाती है थीटा, सरकमफ्रेंस पे क्या एंगल बनाती है थीटा, तो ये जो है सेंटर में कितना एंगल बनाएगी, सेंटर में बनाएगी बच्चों 2 थीटा। सेंटर में कितना बनाएगी, सेंटर में बनाएगी हमारे पास 2 थीटा। ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, सरकमफ्रेंस पे थीटा है तो ये इसका डबल हो जाएगा सेंटर पे 2 थीटा। ऊपर वाले 3 डायग्राम आपके इससे बने हैं, ये मैंने लिख भी रखे हैं और ये समझा भी दिया है कि होता क्या है। उसके बाद आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए आपको एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, एक सर्कल दे रखा है, आपसे एक बार पॉइंट दे देगा, कोई भी पॉइंट P है, उस पे मान लीजिए एक ये खींच दी, एक ये खींच दी, ठीक है, ये ए बी होता है और ये क्या होता है सी डी, आप कुछ भी मान लीजिए सी और डी, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। कैसे, पी ए इंटू पी बी, आप कैसे याद रखो, छोटे वाली क्या है पी बी और बड़े वाली क्या है पी ए, ये किसके बराबर हो जाएगी पी डी इंटू पी सी।
PC इंटू PD के बराबर हो जाएगी। आपने क्या करना है, अगर आपको दो टेंजेंट दिए गए हैं तो PB इंटू PA और PC इंटू PD, ये तो होता है आपका एक्सटर्नल। क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल। और एक चीज होती है इंटरनल, मतलब ये सर्कल है, सर्कल में एक आपको ABC कोड ऐसे दे दी, एक ये ऐसे दे दिया, ठीक है, AB और ये दे दिया CD, ये सेंटर है आपका O। तो इंटरनल एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल में होता है AO इंटू OB, इसमें छोटे छोटे लेने हैं, ये बराबर हो जाएगा आपका OC के इंटू OD के, ठीक है, ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। ये आपने याद रखना है। बड़े वाले में पहले छोटे वाला, फिर बड़े वाला, छोटे वाला बड़े वाला, और इसमें सिर्फ छोटे वाले, ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद एक क्या दे दिया जाता है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये और है, ये और देख लीजिए। कोई सर्कल है, ठीक है, ए बी ऐसे मिला दिया, एक टेंजेंट दे देगा PC, उसमें तो दोनों कोड थी ऐसे, इसमें क्या दे दिया हमें, एक टेंजेंट दे दिया PT। तो बच्चों इसमें ये A है, ये B है, तो इसमें क्या होता है, जो PT का स्क्वायर होता है वो PA इंटू PB के बराबर होता है। PT स्क्वायर क्या होता है, PA इंटू PB के बराबर होता है। ये हमारा सर्कल की जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी वो है, मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण मान लीजिए इनको। एक तो क्या था, डायमीटर जो है वो सर्कल पे 90 डिग्री का सरकमफ्रेंस पे, दूसरा सेम कोड क्या बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी, लेकिन साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तीसरी चीज है, अगर एक कोड जो है वो आपका सरकमफ्रेंस पे थीटा बना रही है तो सेंटर पे क्या बनाएगी, 2 थीटा बनाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद ये दे रखा है, दो कोड दे रखी है, तो PA इंटू PB, PC इंटू PD, अगर उसी के मुकाबले एक टेंजेंट दे दी जाए तो PT स्क्वायर होता है PA इंटू PB। PT स्क्वायर किसके बराबर होता है, PA इंटू PB के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे कोई टेंजेंट दे रखी है, अगर मैं सेंटर से टेंजेंट पे डालूंगा तो वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज यहाँ पे समझाई गई है। दूसरी चीज क्या होती है बच्चों, एक सर्कल है, ये कोड दे रखी है AB, ठीक है, ये क्या दे रखी है, AB कोड, ये सेंटर है, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो क्या करेगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, इसको आधा आधा बांट देगा, इसको D मान लीजिए, मतलब AD आपका क्या हो जाएगा, DB के बराबर हो जाएगा। जैसे इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे आपको बोल देगा कि एक सेंटर है, मतलब सॉरी एक सर्कल है, सर्कल में एक कोड दे देगा AB, सर्कल में क्या दे दी, कोड A और B। AB की लेंथ दे दी बच्चों आपको 8, मान लीजिए AB की लेंथ क्या दे दी, जो कोड AB है उसकी लेंथ आपको दे दी 8, ठीक है, कोड AB की लेंथ कितनी दे दी आपको, 8 दे दी। और आपको बोला गया कि जो सेंटर है, सेंटर से जो सर्कल, इसका कोड का डिस्टेंस है, क्या है, सेंटर से जो कोड का डिस्टेंस है, सेंटर से कोड का डिस्टेंस है वो कितना दे दिया गया आपको, 3 दे दिया गया। तो आप इसकी रेडियस बताइए सर्कल की और डायमीटर बताइए। ये CGL CHSL दोनों में पूछा जाता है, CPO में भी पूछा जाता है और डायरेक्ट निकलता है। कैसे, जैसे मान लो ये हमें दे दिया गया 3, AB कोड की लेंथ 8 दी है, तो ये इक्वल इक्वल हो जाएंगे, ये 4 और ये 4, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ये हमारी रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर, ट्रिपलेट बनेगा 3 4 5। अब बच्चों रेडियस आ गई 5, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 5 का डबल, 5 दूनी 10। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि किसी सेंटर से अगर हम कोड पे परपेंडिकुलर डालेंगे, एक तो वो परपेंडिकुलर होगा, ऊपर से वो AC को CB के बराबर बांट देगा, इनको इक्वल भागों में बांट देगा, हाफ हाफ डिवाइड कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, एक सर्कल दे रखा है, उसमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, रेक्टेंगल, तो उसमें क्या हो जाएगा, एंगल A और एंगल C कितना हो जाएगा, 180, सामने आमने सामने वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, AC का और BD का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल बार वो निकाल देता हूं, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। कैसे होगा, देखो बच्चों, एंगल D और एंगल B का सम कितना है, 180 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, CB और A, CBA प्लस CBE, CB क्या हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन क्या बनाती है, 180 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस दिस,
और ये अपने पास हमारे पास थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। याद कैसे रखोगे, अगर मैंने यहां बाहर निकाला है तो ये इसके बराबर, यहां निकालता तो ये इसके अपोजिट के बराबर होता है, इसको बी मान लीजिए, ये बी, यहां निकालते तो ये इसके बराबर होता सी, और यहाँ डी। मतलब अपोजिट किसके होगा, उसके सामने वाले के, जो उसका अपोजिट है उसी के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कैसे, जो सर्कल वाले है ना, सर्कल की जितनी भी आइडेंटिटी है सबसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसने बोला एक सर्कल है, इसने क्या बोला, एक सर्कल है हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। ठीक है, इसने बोला ए बी एक टेंजेंट है। ठीक है, हमें बोला गया एक सर्कल है, इसमें ए बी हमें एक टेंजेंट दे दी गई है और ए सी हमें एक टेंजेंट दे दी गई है। ये ए मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। ठीक है, टेंजेंट दे दी गई है तो बच्चों ये सर्कल है, मतलब ये सेंटर है, सेंटर पे टेंजेंट डालेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर, और इसको मिलाएंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये इसको मिला देंगे, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ए बी होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये इसमें बताया गया। ठीक है, उसके बाद आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आपको क्या दे दिया जाता है, एक ये है ए बी सी डी, इसके अंदर क्या दे दिया आपको, ट्रायंगल दे दिया, सॉरी सर्कल दे दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी प्लस सी बी अपॉन दिस। देखो क्या हो जाएगा, ए बी आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, सिंपल सी चीज याद रखनी है, आमने सामने वाली भुजाएं क्या हो जाएंगी आपकी, इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसका आपको ये पता होना चाहिए। इसमें मान लो ये एक दे रखा है आपको, ठीक है, ए बी सी डी दे रखा है, ये पॉइंट दे दिया कोई ओ, इन दोनों को मिला दिया और इन दोनों को मिला दिया, तो इसमें जो आपका ओबी स्क्वायर होगा और जो ओडी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ओसी स्क्वायर अपॉन ओसी स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ओबी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा ओसी स्क्वायर प्लस ओए के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हमारा रोम्बस। ठीक है, रोम्बस को क्या कहते हैं, समच चतुर्भुज। ठीक है भाई, देखो उसके बाद क्या आता है, रोम्बस। एक रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, जैसे स्क्वायर होता है वैसे ही रोम्बस है। रोम्बस की आपकी क्या होगी, चारों साइड इक्वल होगी, ए ए ए ए। ठीक है, चारों साइड इक्वल होंगी तो आपका इसका एरिया याद रखना है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बी डी इंटू ए सी, हाफ इंटू बी सी इंटू हाइट। देखो बी डी क्या है आपका, बी डी है डायगोनल 1 और ए सी है डायगोनल 2। कहने का मतलब है ये हमारे पास ए है सारी, तो ये हमारा D1 होगा डायगोनल 1, ये हमारा D2 होगा, और एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का आधा क्या होता है, हमारा एरिया होता है रोम्बस का। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस का। उसके बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया पता ही है, ए बी इंटू एच, तो ये होता है बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है हमारा पैरेललोग्राम का एरिया, बेस इंटू हाइट। ये हमारा बेस हो गया, ये हाइट होगी ए बी इंटू एच। ठीक है, अगर हम बात करें एरिया ए बी इंटू एच, अगर मैं इसको डायगोनल की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है बच्चों ट्रेपीजियम, जिसको हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। तो ट्रेपीजियम का एरिया भी पता होगा। देखो ये हमारा एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें इसने एक ई मिड पॉइंट दे दिया है, एक एफ मिड पॉइंट दे दिया है। ये हमारी हाइट होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें ई एफ की वैल्यू पूछे, मान लो एक ट्रेपीजियम में आपको मिड पॉइंट दे दे, दो मिड पॉइंट दे दिए ई और एफ, आपसे मिड पॉइंट की वैल्यू पूछी है, वो होती है हाफ इंटू ए बी प्लस डी सी। हाफ इंटू जो आपकी अनइक्वल साइड्स होती हैं उन दोनों का सम, और उसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी प्लस डी सी। ठीक है, एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ
ए बी प्लस सी डी, पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। सम ऑफ अनइक्वल साइड्स इंटू हाइट, वो क्या होता है हमारा एरिया होता है ट्रेपेजियम का। हाफ सम ऑफ अनइक्वल साइड्स इंटू हाइट, वो हो जाएगा ए एफ, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए, देखो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बोलूं स्मॉल आर क्या होता है हमारा, स्मॉल आर होता है डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। डेल्टा हो जाएगा हमारा एरिया और एस हो जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। स्मॉल आर क्या होता है डेल्टा अपॉन एस, और कैपिटल आर होती है आपकी एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर होती है इनर रेडियस, और कैपिटल आर होगी एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। एस क्या है बच्चों, सेमी पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, सभी साइड का सम पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर होता है बच्चों पेरीमीटर का हाफ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का आधा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नॉर्मल ट्रायंगल के लिए अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए स्मॉल आर आ जाती है आपकी a बटा 2√3 और कैपिटल आर आ जाती है आपकी a बटा √3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। ये तो थी बच्चों नॉर्मल थी, तो नॉर्मल ट्रायंगल आ जाए आपका। तो नॉर्मल के लिए क्या थी, डेल अपॉन एफ उस एबीसी अपॉन 4 डेल। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होती है, स्मॉल आर होता है a अपॉन 2√3 और कैपिटल आर होता है a अपॉन √3। अगर यही हम बात करें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे तीनों एंगल। अगर मैं इसमें एरिया की बात करूं तो एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट हो जाती है 2/√3a, ठीक है। हाइट क्या हो जाती है 2/√3a, ठीक है। √3/2a होती है, सॉरी क्या होती है, √3/2a इसकी हाइट हो जाती है। और एरिया क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये चीज समझाई गई है अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो। नॉर्मल ट्रायंगल का हमने देख लिया था, नॉर्मल ट्रायंगल का। अगर वही चीज हमसे राइट एंगल ट्रायंगल में पूछ ली जाए तो इनर रेडियस क्या होती है, a प्लस बी माइनस c/2, मतलब आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। और आपसे कैपिटल आर पूछी जाए तो कैपिटल आर हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, मतलब c अपॉन 2। c क्या अपने पास हाइपोटेन्यूज, इसको लिख सकते हो h अपॉन 2। और ए बी सी क्या है, ये ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस h अपॉन 2, ठीक है। ऐसे याद करने से बढ़िया ऐसे याद रख लो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल सभी को पता है ट्रिपलेट लगता है तो पीबीएच लगेगा। पीबीएच लगेगा तो छोटा आर क्या हो जाएगा, p प्लस बी माइनस h/2, और बड़ा आर क्या हो जाएगा, कैपिटल H/2 हाइपोटेन्यूज बटे 2, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ये हमारी महत्वपूर्ण चीजें थी, ठीक है भाई। ये बता ही दिया ट्रिपलेट का सिस्टम था जो भी। उसके बाद आ जाता है पॉलीगन। देखो भाई पॉलीगन भी कई बच्चों का मैसेज आया था कि पॉलीगन के इंपॉर्टेंट कुछ वो बताइए। तो पॉलीगन में क्या होता है, देखो हमारा पॉलीगन है, ठीक है। पॉलीगन में जो 4-5 चीजें आपने याद रखनी है वो क्या होती हैं बच्चों, वो होती हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वो हो जाएगा आपका n-2 अपॉन 180। इसमें n क्या हो जाती है बच्चों, n आपकी साइड्स हो जाती है, ठीक है, ठीक है। n क्या हो जाएगी हमारी साइड्स, n-2 अपॉन इंटू 180, n-2 इंटू 180। जैसे मैं आपको बताऊं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, मैं आपसे पूछता हूं ट्रायंगल है उसका सम बताइए ऑल इंटीरियर एंगल्स का। ट्रायंगल में बच्चों 3 साइड होती हैं, तो 3 घटा में 2 गुणा में 180, 3 माइनस 2 1 और 1 गुणा 180, तो ये आ गया अपने पास 180। इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल की तरह याद रख लीजिए कि भाई किसी बच्चे को नहीं याद हो रहा तो वो याद रख लो। ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम तो सभी को पता है 180। 180 कैसे आया, 180 गुणा 1, और 1 कैसे आया, 3 में से 2 चले गए, मतलब 3 ट्रायंगल की साइड माइनस 2, मतलब n-2 इंटू 180। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम आ जाएगा सभी इंटीरियर एंगल्स का
n-2 इंटू 180, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-4 इंटू 90। काम का भड़क लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो n-2 इंटू 180। ठीक है भाई। उसके बाद आ जाता है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स। तो एक्सटर्नल एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है ऑलवेज स्थिर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। दो चीजें बताई, कौन सी? पहली होती है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो 2n-2 अपॉन 180 या 2n-4 अपॉन इंटू 90। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, तो उसका होगा 360 के बराबर, ऑलवेज कांस्टेंट। ये 360 जो है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स वो हो जाएगा अपना 360। अब एक होता है बच्चों ईच इंटीरियर एंगल और एक होता है ईच एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण और एक्सटीरियर एंगल मतलब प्रत्येक बाहरी कोण। अगर मैं बात करूं इंटीरियर एंगल की, तो n-2 180 तो इंटीरियर का था ही, बटे n कर दो, या 360 बटे n कर दो। n से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है, काम खत्म। जैसे ट्रायंगल का ही निकाल लो, 3 - 1 2 बटे 180, 180 बटे 3 क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, बात खत्म। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चारों चीजें एक बार दोबारा बता देता हूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ये हो जाएगा बच्चों n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल्स ये हो जाएगा 360 डिग्री, ऑलवेज कांस्टेंट। उसके बाद ईच इंटरनल एंगल क्या होता है? जो सम है उसको n से डिवाइड कर दो, n-2 अपॉन 180 बटे n। ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? सम होता है 360 और 360 को n से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये आपका पॉलीगन था, मेन जो था पॉलीगन, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल, अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला होता है बच्चों n इंटू n-3 बटे 2। ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिकोण की संख्या। ठीक है, विकर्णों की संख्या, सॉरी, डायगोनल क्या होता है? विकर्ण होता है, और विकर्णों की संख्या क्या होती है? n इंटू n-3 बटा 2। अगर हम बात करें एरिया ऑफ पॉलीगन, तो एरिया ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा? na² अपॉन 4 और कोट 180 बटे n। ये आपके पेपर में नहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन बता दूं भाई, कई बच्चे याद करते हो। नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा n और a हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ साइड। ये हमारा कोट थीटा हो जाएगा 180, जितनी साइड हो उससे डिवाइड कर लेना, फिर उसमें कोट की वैल्यू कर देना। ठीक है, ये वैसे पूछा नहीं जाता है, बस आप डायगोनल तक याद रख लो, n इंटू n-3 बटा 2। ठीक है। जैसे इसने एरिया भी निकाल रखा है कि भाई n 6 है, तो n इंटू n-3 बटा 2 करोगे, यहां ये आ जाएगा ये आपका हो जाएगा। उसके बाद सर्कल बच्चों, सर्कल का ये तो मैंने बता ही दिया कि रेडियस होती है, केंद्र सेंटर होता है, ये हमने बता ही दिया। देखो बच्चों, एक सर्कल का एक इंपॉर्टेंट वो और बता देता हूं क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, या उसको आप सर्कल की एक आइडेंटिटी मान लो, थ्योरम मान लो। देखो मेंस में और प्री में पूछा जाता है। ये कोई सर्कल दे दिया हमें, मान लो, ठीक है, एक सर्कल दे दिया, आपको क्या बोलेगा? 2 कोड देगा यहाँ पे, ए बी और सी डी। क्या दे दी हमें? 2 कोड दे दी। क्या दे दी? कोड। मान लो हमें एक कोड दे दी सी डी, ठीक है, ये छोटे वाली कोड है, और ए बी हमें कोड दे दी ए बी, ये ए बी बड़े वाली कोड है। ठीक है, मान लो आपको ए बी की लेंथ दे देता है 40, ठीक है, और सी डी की लेंथ मान लो कुछ भी 10 दे देता है, मान लो, ठीक है। तो हमें क्या बताना है इसमें से? या तो आपसे पूछ लेगा कि भाई इन दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस बताइए। क्या पूछ लेगा? डिस्टेंस बिटवीन कोड्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कोड्स। राइटिंग थोड़ी ऐसी है भाई, समझ लेना, ठीक है। मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, 100% मिलेगा।
आपको मान लो रेडियस भी दे देगा इसकी कुछ, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सी चीज होती है। देखो बच्चों, सिंपल सी चीज क्या होती है, ये मैंने माना मेरा सेंटर है, सेंटर ओ, ठीक है। मान लीजिए हमें क्या दे दिया गया है, ए बी की लेंथ है, सेंटर से मैं अगर इस कोड पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये मान लीजिए यहाँ पे आपका ई पॉइंट है, ठीक है। ये इन दोनों को आधा आधा बांट देगा। अगर ए बी 40 है तो ए ई 20 होगी बच्चों, और ई बी भी क्या होगी हमारे पास 20 होगी, ठीक है। और अगर मैं इसको क्या बोलूं, ये क्या हो जाएगी मेरी रेडियस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो थ्योरम क्या होगी, आर का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। वो किसके बराबर होगा, ओ ई के स्क्वायर के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आई। जो ये आर का स्क्वायर है, इसमें से अगर 20 का स्क्वायर घटा दूंगा तो वो ओ ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, आर का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज देखो बच्चों, दूसरी चीज, अगर मैं इसी सेंटर ओ से इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। सी डी इसको एफ मान लीजिए, मतलब सी एफ बराबर हो जाएगा एफ डी के। अगर सी डी 10 दे रखी है तो ये 5 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी, ठीक है। अब वही चीज यहां सेंटर है, इससे इस पे मिलाऊंगा तो ये भी मेरी रेडियस हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास ओ एफ के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसमें बस ये चीज होती है। रेडियस अगर आपको दे रखी होगी तो देखो आर स्क्वायर, पहले वाली इक्वेशन से क्या स्क्वायर आ जाएगा, ओ ई का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर आपस में इक्वल है तो इन दोनों को इक्वेशन को इक्वल पुट कर दीजिए। जो भी इसमें निकालना है, जो भी पूछ रखा है, सारा अपने पास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या थ्योरम मान लीजिए इसको, ठीक है। अगर सिंगल कोड का पूछा जाए तो सिंगल कोड का तो आसान होता है, कोई भी बच्चा निकाल लेता है। अगर डबल का पूछा जाता है तो ये फॉर्मेट होता है जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो ये हमारा डबल का होता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेगमेंट। सेगमेंट सभी को पता है क्या होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखो इस पे भी जैसे ये घड़ी के क्वेश्चन आते हैं ना, क्लॉक वगैरह क्वेश्चन होते हैं, ये पूछे जाते हैं। मान लो हमारे पास एक सर्कल है, पी क्यू हमें क्या दे दिया गया है, एक सेगमेंट दे दिया गया है, इंटरसेक्शन पी क्यू टी, ठीक, यहाँ पे इसने लिख नहीं रखा, छोड़ो, ठीक है। हमारे पास एक सेगमेंट दे दिया गया है, जो इसके नीचे वाला होगा वो क्या होता है बच्चों, माइनर कोड होता है। जो ये बड़े वाला होता है ये होता है हमारे पास मेजर कोड होता है, ठीक है। एक माइनर कोड, एक मेजर कोड। आर पी आर टेंजेंट ये तो बता ही रखा है मैंने, जैसे ऐसे जाएगा तो वो टेंजेंट हो जाएगा पी आर। ये चीजें बस लिख रखी है। कोड ए बी डायमीटर जो कि 2r होती है, और ये मैं आपको समझा चुका, ठीक है। उसके बाद ये चीजें भी बता चुका कि कोई कोड है ए बी, अगर वो सरकमफ्रेंस पे बनाती है थीटा तो वो सेंटर पे क्या बनाएगी, 2 थीटा बनाएगी, उसका डबल एंगल बनाएगी। इसमें ओडी इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये 90 डिग्री है व्यास, ठीक है। और ये भी मैं बता चुका कि क्या होता है इसमें। देखो ये मैंने बताया था कि कोई कोड है ए बी, ठीक है, चाहे आप इसको डायमीटर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। एक तो ये यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और अगर कोई कोड ए बी है, मान लो ए बी कोड है, एक ही साइड पे जितने भी एंगल बनाएगी सारे के सारे क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, लेकिन पॉइंट्स मस्ट बी वन साइडेड। ये नहीं है कि भाई एक ऊपर बनाया जा रहा है ऐसे और एक नीचे बनाया जा रहा है, या कहीं भी पॉइंट आपके वन साइडेड होने चाहिए, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताई थी, ये डायमीटर है, डायमीटर ऊपर 90 बनाएगा, नीचे भी 90 बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। दोनों का सम 180, ठीक है। उसके बाद आता है इन अ सर्कल। एक सर्कल की बात की गई है, इक्वल कोर्ट्स आर मेड बाय इक्वल आर्क्स। इसने क्या बोला है, इन अ सर्कल इक्वल कोर्ट्स आर मेड बाय इक्वल आर्क्स, ठीक है। इक्वल आर्क से क्या बनाया जाता है, इक्वल कोर्ट्स बनाया जाता है, ये आर,
ठीक है, ऐसे ये आर ये इक्वल कोड, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है समान चाप या जीवा, ठीक है। देखो बच्चों, इसके कहने का मतलब है एक सर्कल है एबीसी, केंद्र पर कोई भी बना कोण समान होता है। जैसे ट्रायंगल है, सॉरी सर्कल है, ये दो हैं, ये सेंटर है, जो ये एंगल यहां बनाएगी वही एंगल ये यहां बनाएगी। आप इसको कैसे भी मान लो, वर्टिकल अपोजिट मान लो या सेम कोड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। दो कोड के द्वारा सेम सेंटर पे बनाया गया एंगल इक्वल होता है। उसके बाद ये भी पता है, ये अगर मैं इस पे डालूंगा परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों को इक्वल भागों में बांटेगा, ये हमारी रेडियस हो जाएंगी। इसी से मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चों ये मैं बता चुका, एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें पी ए पी बी के बराबर होगा क्योंकि ये 90 डिग्री करेगा, दो जीवा ए ई इंटू बी, ठीक है। ये भी सब कर चुके हम, ये भी कर लिया। एक होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी आपने ध्यान रखनी पड़ेगी। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है बच्चों, जैसे ये मेरे पास क्या है, टेंजेंट है पी टी ए, जैसे ये इस पे ऐसे बनाता है, तो जो ये वाला एंगल होता है वो इसके बराबर होता है। बस आपने ये याद रखना है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अंतर्गत क्या होता है, जो ये वाला एंगल होगा वो हमारा इसके बराबर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला एंगल दे देगा और ये वाला पूछ लेगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक होता है साइन रूल, एक होता है कोसाइन रूल, ये दोनों देख लीजिए। देखो सबसे पहले क्या होता है, आपको पता होना चाहिए साइन कोस टेन ये सारे क्या होते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या होता है, अब हमारे पास होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चों कोसेक थीटा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक थीटा, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोट थीटा। ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये आपने पता होने चाहिए, सभी को पता है। याद कैसे करे थे पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोसिकेंट, ये सीकेंट और ये कोट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोसाइन रूल के बारे में। कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल होता है ए अपॉन साइन ए, ठीक है। जोन सी साइड होगी वही ए अपॉन साइन ए बराबर होगा बी अपॉन साइन बी, ठीक है, बराबर होगा सी अपॉन साइन सी, और ये आपका बराबर हो जाएगा 2r के। किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद होता है बच्चों कोसाइन रूल। कोसाइन रूल जो है ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। कैसे, ट्रायंगल दे दिया जाएगा आपको, कोसाइन रूल कब लगाना है ये बता देता हूं। जैसे आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया एबीसी, एबीसी कोई ट्रायंगल दे दिया गया है, आपको मान लो ये साइड दे दी 6, ये साइड दे दी 7 और इनके बीच का एंगल दे दिया 30 डिग्री। कोई भी दो साइड दे दी और उनके बीच का एंगल दे दिया, तो तीसरी साइड आपसे पूछी जाएगी, तो हम क्या करेंगे, कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे। याद रख लीजिए, दो साइड और ये नहीं कोई भी एंगल, उनके बीच का एंगल, ठीक है। जब दो साइड दे रखी हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो तो कोसाइन रूल लगता है। जब भी दो साइडें दी गई हो, उनके बीच का एंगल दे रखा हो तो कोसाइन रूल लगेगा। कैसे लगेगा ये देख लीजिए। जैसे दो साइड दी है मेरे को बी और सी, ए मैंने निकालनी है, कोस ए हमने मान लिया, कोस ए दे रखा है मतलब 30। देखो ए बी और सी, ये हमने माना था 30, ये 6, ये 7, कुछ भी मान लो, ठीक है। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी साइड, ठीक है। तो कोस 30 बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब जो दो साइड दे रखी है ना, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 7 का स्क्वायर करके ऐड कर दो और 6 का स्क्वायर आपस में ऐड कर दो, घटा कर दो तीसरी साइड का, और जो दो साइड दे रखी है ट्वाइस ऑफ बीसी, ठीक है। जो दो साइड दे रखी हैं वो क्या हो जाएंगी हमारी, ट्वाइस ऑफ बीसी हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर आपको मान लो कोस बी, मतलब अगर आपको एंगल बी दे रखा हो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर आपको बच्चों एंगल सी दे रखा हो
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर में बटे में 2ab। ठीक है, ये चीज याद रखना, जब भी दो साइड दी गई हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो तो हम क्या लगाएंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे। और कोसाइन रूल क्या होता है, कोस थीटा बराबर जो दो साइड दे रखी है, जैसे ए और बी दे रखी है, तो इनके स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हमने याद रखना। ठीक है, याद रखने का तरीका भी बता दिया मैंने, कैसे याद रखते हैं ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस। एक बार हाइट एंड डिस्टेंस का मेन देख लेते हैं क्या होता है। वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत ही रेयर चांस है क्वेश्चन पूछा जाए। सीपीओ में तो आ जाता है, सीएचएसएल सीजीएल में शायद एक क्वेश्चन आता है, शिफ्ट में मुश्किल से आता है। सबसे पहले क्या बोला है, 30 30 120, ये 120 डिग्री, ये 30 डिग्री। देखो भाई साहब, एक चीज याद रखना, ये ट्रायंगल है। ठीक है, अगर ट्रायंगल में ये ए बी और सी है, मान लो आपको कोई दो साइड ए बी बराबर ए सी दे दी गई है। अगर आपको क्या दे दिया गया है, ए बी बराबर ए सी के दे रखा है, जैसे ए बी बराबर है ए सी, तो बच्चों इसके सामने वाला जो एंगल होगा एंगल सी, ठीक है, और इसके सामने वाला जो एंगल होगा एंगल बी, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। आपने ये चीज याद रखनी, ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी दो साइड इक्वल दे रखी हो तो उनके सामने वाले एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। जब भी दो साइड इक्वल दे रखी हो तो उनके सामने वाले एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। या जब भी दो एंगल इक्वल दे रखे हो तो उनके सामने वाली साइड इक्वल होंगी। याद कैसे रखोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल से। याद कैसे रखोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल से। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब तीनों साइड इक्वल हैं तो इनके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। आपने ये चीज यहां से याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपने यहां से ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो बच्चों, सबसे पहले अगर आपसे बोला जाए ए बी सी है, ए 120 डिग्री है, बी 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो इसके सामने मैंने मान लिया एक, इसके सामने मान लिया एक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, √3x, मतलब √3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, एरिया होता है √3/4a²। अब पूछोगे कैसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई साहब, जब दो साइड इक्वल है तो तीसरी साइड भी इक्वल होगी, और ये क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4a²। ठीक है, ये यहां से आपने देखा। उसके बाद एक आपको दी जाती है, अगर आपको मान लो एक 30 डिग्री दे रखा है, एक 60, एक 90, तो 30 के सामने क्या होता है बच्चों, 30 के सामने होता है a। ठीक है, 30 के सामने क्या हो जाएगा आपका x, 60 के सामने क्या हो जाएगा √3a, और 90 के सामने क्या हो जाएगा 2a। ये आपने याद रखना है। अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं याद होता है तो याद रख लो, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। कैसे, ट्रिपलेट से ही आएगा, आपकी पाइथागोरस थ्योरम से ही आएगा बच्चों। कैसे, अगर ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, तो x² प्लस √3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² प्लस ये आ गया 3x², अपने पास आ गया 4x², अंडर रूट करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, जो आपने चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है, अगर 30 के सामने 1 है, 60 के सामने होगा √3 और 90 के सामने होगा 2a। ठीक है, वही चीज अगर आपको 45 और 90 में दे दी जाए तो 45 दो एंगल इक्वल है, मतलब ये एक है तो ये भी एक, तो इसके सामने हो जाएगा √2। अगर ये x है बच्चों, ये भी x हो जाएगा और ये हो जाएगा √2x। अगर एरिया निकालना है तो एरिया हो जाएगा x²/2, और इसका एरिया निकालना है तो √3/2x²। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, इनको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक ये होता है, आपको θ1 θ2 90 दे रखा है तो ये √a भी हो जाएगा। ये इतना काम का नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो, एक मिनट रुकना भाई। एक बार अर्जुन को बुलाना, अर्जुन को, अर्जुन, अर्जुन,
देखो भाई इतने ये देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ये साइड ए बी है, हाइट दे रखी है। अगर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो, 90 डिग्री के, तो tan अल्फा हो जाएगा अपना h अपॉन ए और tan बीटा हो जाएगा अपना h अपॉन बी। सिंपल सा फंडा याद रखना है अल्फा पूछा है तो इसका h अपॉन ए, बीटा पूछा है तो इस वाला h अपॉन बी। ये क्या हो जाएगा अपने पास tan अल्फा और tan बीटा। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे h की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ऑफ ए बी। उसके बाद एक ये देख लीजिए ज्योमेट्री का एक एस मैंने बता ही दिया, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है। पी क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ, उसको लिख देंगे बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, उसके बाद देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा एरिया होता है किसका बच्चों, ट्रायंगल का एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, और हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ बी सी साइन ए और हाफ ऑफ ए सी साइन बी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यही करते हैं, पार्ट 2 लेके आएंगे कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।